आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो पहली नज़र में शायद थोड़ा अजीब लगे। हम्म। अंतरिक्ष अन्वेषण और आधुनिक चिकित्सा के बीच का गहरा संबंध। बिल्कुल। अक्सर जब हम स्पेस मिशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में रॉकेट, सैटेलाइट और दूसरे ग्रहों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में की गई खोजों ने पृथ्वी पर हमारे स्वास्थ्य की देखभाल के तरीके में क्रांति ला दी है? बिल्कुल। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है। हाँ। आज की हमारी ये गहन पड़ताल द हंदू में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है, जो बताता है कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की मेडिकल दुनिया का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। अच्छा। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, वो तो है। खासकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां और प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण जैसे टॉपिक्स के लिए। तो चलिए इसी की परतें खोलते हैं। ये जानना काफी दिलचस्प है कि अकेले अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा के 2000 से ज्यादा ऐसे स्पिन ऑफ हैं। जी, सह उत्पाद। हाँ, से उत्पाद जिनसे पृथ्वी पर जीवन को फायदा हुआ है। हम्म। और भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जानना महत्वपूर्ण है कि आईएसओ का वार्षिक बजट नासा के बजट का लगभग 6% ही है। सिर्फ 6%? जी, लेकिन इसके बावजूद आईएसओ ने 350 से अधिक टेक्नोलॉजी भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित की हैं, जिनमें स्वास्थ्य और बायोमेडिकल क्षेत्र की कई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। तो भारत के योगदान से ही शुरू करते हैं। जी, आईएसओ ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन-कौन सी खास टेक्नोलॉजी दी है? देखिए, आईएसओ के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। एक तो दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए वीसैट यानी वीएसएटी टर्मिनल अच्छा। और वीसैट सक्षम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी। इसके अलावा म्यूकोसल स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक एंडोस्कोपिक कैथेटर पर लगा इम्पिडेंस प्रोब भी है। और एक शायद कैंसर डिटेक्शन के लिए भी कुछ था। हाँ, ल्यूकोसाइट्स में कैंसर का पता लगाने के लिए एक कैपेसिटिव सेंसर भी शामिल है। और दिव्यांगों के लिए आईएसरो का स्मार्ट लिम्ब और वो आर्टिफिशियल पॉलीयूरेथेन फुट, वो भी तो है। जी, बिल्कुल। वो कम लागत वाले बेहतरीन विकल्प हैं। मैंने 2016 में आईएसओ द्वारा विकसित एक हार्ट पंप के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो कैसे काम करता है? वो असल में रॉकेट में इस्तेमाल होने वाली हल्की सामग्री से बना है और इसीलिए बहुत कम लागत वाला है। अच्छा। ये हार्ट पंप विशेष रूप से लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के मामलों में हृदय की सहायता करता है। ये 1 मिनट में करीब 3 से 5 लीटर रक्त पंप कर सकता है। वाह। जानवरों पर इसका सफल परीक्षण हो चुका है और भविष्य में इसके क्लिनिकल ट्रायल की उम्मीद है। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग। हम जो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई करवाते हैं, हाँ। क्या कोई सोच सकता है कि उनमें इस्तेमाल होने वाली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग तकनीक, वो कहीं और से आई है। हाँ, वो मूल रूप से ग्रहों और तारों की छवियों का विश्लेषण करने के लिए विकसित की गई थी? बिल्कुल। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये काम कैसे करता है। नासा की टेक्नोलॉजी ने एडवांस डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, सेगमेंटेशन और फ्यूजन तरीकों से एमआरआई और सीटी इमेजिंग में सुधार किया। अच्छा। इन तकनीकों की उत्पत्ति ग्रहों के अवलोकन और प्लाज्मा भौतिकी के डेटा को प्रोसेस करने में हुई थी। इनसे होता क्या है कि इमेज का कंट्रास्ट बढ़ता है, शोर कम होता है और कम सिग्नल में भी टिश्यू को बेहतर तरीके से पहचाना जा सकता है। जैसे कि नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने चांद और ग्रहों की तस्वीरों के लिए कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग और डीप ब्लरिंग जैसी तकनीकें विकसित की। और बाद में उन्हें मेडिकल इमेजिंग में अपना लिया गया। बिल्कुल। और वो कान वाले इंफ्रारेड थर्मामीटर, हाँ, वो भी तो हैं। हाँ, वो भी तारों का तापमान मापने के लिए विकसित आईआर सेंसर और ऑप्टिक्स से आए हैं। कमाल है। और माइक्रोग्रेविटी में रक्त परीक्षण की जरूरत ने कॉम्पैक्ट ब्लड एनालाइजर और लैब ऑन चिप जैसे उपकरणों को जन्म दिया। लैब ऑन चिप? जी, ये तकनीक भविष्य में हमारे घरों और शायद हमारी जेब में भी एक परिष्कृत प्रयोगशाला उपलब्ध करा सकती है। पहनने योग्य उपकरणों की बात करें तो वियरेबल्स की, आज जो डिवाइस हमारी हार्ट रेट, ईसीजी और मूवमेंट को ट्रैक करती हैं, स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड, हाँ, वे मूल रूप से अंतरिक्ष यात्रियों की बायोटेलीमेट्री से निकली हैं। एकदम सही। यहाँ तक कि स्मार्ट कपड़े जिनमें सेंसर लगे होते हैं, वे भी स्पेस सूट बायो मॉनिटरिंग से विकसित हुए हैं। और सिर्फ मॉनिटरिंग ही नहीं बल्कि पर्यावरण नियंत्रण भी। वो कैसे? बंद अंतरिक्ष यान के लिए डिजाइन की गई उन्नत वायु और जल शोधन प्रणालियां जैसे हेपा फिल्टर। हाँ, हेपा फिल्टर तो अब आम हो गए हैं। बिल्कुल।
और अंतरिक्ष यान कैबिन में इस्तेमाल होने वाली रोगाणुरोधी सामग्री अब अस्पतालों में क्लिनिकल सतहों, कैथेटर और इम्प्लांट्स कोटिंग्स में इस्तेमाल होती है। मतलब एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित रखने की तकनीक अब हम सबको सुरक्षित रख रही है। यही तो इसका कमाल है। टेलीमेडिसिन और लॉजिस्टिक्स में भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो सैटेलाइट आधारित टेलीमेडिसिन आज भी उन दूरदराज के इलाकों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहां इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। सही बात है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आपदा प्रबंधन, टेलीरेडियोलॉजी और यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी में भी मदद करता है। इसके अलावा मैंने पढ़ा है कि सैटेलाइट डेटा का उपयोग वैश्विक बीमारी की निगरानी और महामारी विज्ञान की मैपिंग के लिए भी किया गया है। जी हाँ, और सौर ऊर्जा से चलने वाले वैक्सीन रेफ्रिजरेटर्स और मेडिकल सप्लाई के लिए ड्रोन डिलीवरी सिस्टम, ये भी कहीं ना कहीं स्पेस मिशन से ही प्रेरित और विकसित हुए हैं। अब कुछ सीधे मेडिकल उपकरणों और हस्तक्षेपों पर आते हैं। बिल्कुल, जैसे हार्ट फेलियर के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस, मतलब छोटे ब्लड पंप। अच्छा। उनको नासा की फ्लो डायनामिक्स विशेषज्ञता के साथ मिलकर विकसित किया गया था। और पीसमेकर? हाँ, प्रोग्रामेबल पेसमेकर अंतरिक्ष यान के लिए विकसित रेडिएशन प्रतिरोधी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही परिणाम है। और कुछ रोजमर्रा की चीजें भी हैं जो हमें हैरान कर सकती हैं, जैसे कि इनविजिबल ब्रेसेस। हाँ, जो पारदर्शी सिरेमिक से बने होते हैं। टीपीए कहते हैं उसे शायद। जी, ट्रांसलूसेंट पॉलीक्रिस्टलाइन एल्यूमिनिया। ये मटेरियल मूल रूप से मिसाइल ट्रैकर्स के इंफ्रारेड एंटेना की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया था। वाह। और चश्मों पर लगने वाले स्क्रैच प्रतिरोधी लेंस? वो भी स्पेस हेलमेट को खरोंच से बचाने वाली तकनीक से आए हैं। मतलब हर जगह स्पेस टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। यहाँ तक कि 1977 में कॉक्लियर इम्प्लांट का पहला पेटेंट भी नासा की सहायता से संभव हुआ था। और प्रोस्थेटिक अंगों को हल्का और बेहतर फिटिंग वाला बनाने के लिए स्पेस शटल के फोम इंसुलेशन और कंपोजिट मटेरियल की जानकारी का उपयोग किया गया। तो इसका कुल मिला के मतलब क्या है? ये सिर्फ उपकरणों के बारे में तो नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, ये मानव शरीर की समझ के बारे में भी है। वो कैसे? यहाँ आकर्षक बात यह है कि अंतरिक्ष यात्रियों के डेटा से विकसित बायोमैकेनिकल मॉडल, जैसे हड्डियों का नुकसान और मांसपेशियों का क्षय, जो माइक्रोग्रेविटी में होता है। जी, उस मॉडल ने पृथ्वी पर ऑस्टियोपोरोसिस और सार्कोपेनिया के प्रबंधन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अच्छा। और डीप स्पेस एक्सपोजर अध्ययनों से जो रेडियो बायोलॉजी और विकिरण जोखिम मॉडल बने हैं, वे कैंसर के खतरे के मूल्यांकन और रेडियोथेरेपी सुरक्षा में मदद करते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि स्पेसक्राफ्ट के कॉकपिट स्टाइल इंटरफेस डिजाइन के तरीकों को अब अस्पतालों के आईसीयू और ऑपरेटिंग रूम मॉनिटरिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, ताकि डॉक्टरों को सारी जरूरी जानकारी एक नजर में बिल्कुल साफ साफ मिल जाए। तो भले ही अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए फंडिंग पर बहस जारी रहे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस निवेश ने पृथ्वी पर जीवन को कई मायनों में बेहतर बनाया है, खासकर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। हाँ। और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान से उत्पन्न तकनीकें और अनुप्रयोग बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। सही है। ये आत्मनिर्भर भारत और प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण जैसे विषयों के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी प्रस्तुत करता है। तो इस तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि इस विषय पर कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। बिल्कुल। अध्ययनों ने पृथ्वी पर बीमारियों को समझने में मदद की। तो सोचिए, भविष्य में जब इंसान मंगल या उससे भी आगे की यात्रा करेगा, तो मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन पृथ्वी पर उम्र बढ़ने और पुरानी बीमारियों से जुड़ी सबसे बड़ी गुत्थियों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है।